हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी एडा लीगल। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को देखने जा रहे हैं। इसको हम लोग जो है इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और सीआरपीसी से ये कैसे अलग है इसको समझते हैं और चैप्टर 1 के कुछ पोर्शन डेफिनेशंस को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए हम लोग अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी का है, सेक्शन 1 से लेके 5 तक। उससे पहले हम लोग अपना एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो, एसेंट डेट जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हो, भारतीय न्याय संहिता का हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हो, ठीक है, तीनों का 25 दिसंबर 2023 ही होगा एसेंट डेट। और इन्फोर्समेंट डेट भी सेम है, 1 जुलाई 2024। दोनों का एसेंट डेट, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था 25 दिसंबर 2023 और इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा सीआरपीसी था, सीआरपीसी को 25 जनवरी 1974 में एसेंट मिला था और 1 अप्रैल 1974 में वो इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, तो अगर हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एसेंट डेट 25 दिसंबर 2023 और इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024। अब देखिए, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसको रिप्लेस किया है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 531 यानी अंतिम सेक्शन में हमारा रिपीलिंग क्लॉज दिया हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा है कि दैट द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी के 1973 जो एक्ट था हमारा, उसको रिप्लेस किया है और उसके बदले हमारा क्या आया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ऑन दी अदर हैंड सेक्शन 484 जो कि अंतिम सेक्शन था सीआरपीसी, उसमें यह लिखा गया था कि जो सीआरपीसी है वो सीआरपीसी 1898 को रिप्लेस करके आया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। तो हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें टोटल सेक्शन है 531 और पहले कितने थे? 484। टोटल चैप्टर है 39, पहले थे 37 और टोटल शेड्यूल एज इट इज पहले 2 शेड्यूल थे, आज भी 2 शेड्यूल है। तो यहाँ पे एक मेजर चेंज है कि पहले जो थे वो 37 चैप्टर थे, अब है 39 चैप्टर। तो क्या नए चैप्टर ऐड किए गए हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नए चैप्टर ऐड नहीं किए गए हैं। तो कैसे बढ़ा ये 2 चैप्टर, इसको हम लोग समझते हैं। तब जब आप सीआरपीसी पढ़ते थे तो चैप्टर 7A जो कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से डील करता था, उसको एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है बीएनएसएस में, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक सेपरेट चैप्टर दे दिया गया है जिसको चैप्टर 8 कहेंगे। और चैप्टर 8 अब बात करेगा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से। ऑन दी अदर हैंड सीआरपीसी के चैप्टर 21A 21A जो कि बात करता था प्ली बार्गेनिंग से। प्ली बार्गेनिंग को आपको मालूम होगा कब जोड़ा गया था? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा उसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी अब एक सेपरेट न्यू चैप्टर बना दिया गया है, चैप्टर 23। ठीक है, चैप्टर 23। तो जो हमारा ये 37 चैप्टर से हमारा ये 39 हुआ, 2 चैप्टर जो बढ़ा वो कोई एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं है। यही एक जो एडेड चैप्टर था उसको एक मतलब कि कहें तो आइडेंटिटी दिया गया सेपरेट चैप्टर का, यानी चैप्टर 7 है जो कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से डील कर रहा था, उसको बीएनएसएस में चैप्टर 8 बना दिया गया। और ऑन दी अदर है प्ली बार्गेनिंग जो कि 2005 में जोड़ा गया था, 21A में जो था उसको 23 चैप्टर 23 बना दिया गया। देखो, अभी सीआरपीसी का प्रभाव ऐसा नहीं है कि तुरंत से खत्म हो जाएगा, 1-2 साल तो रहेंगे। तो हम लोग रीसेंट अमेंडमेंट देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या अमेंडमेंट किए गए थे सीआरपीसी में। ठीक है, तो 2023 का हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो कि 3 फरवरी 2023 का है उसका इन्फोर्समेंट डेट। फिर 2015 में हुआ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो कि उसका इन्फोर्समेंट है 23 जून 2015। उसके बाद फिर 2018 में हमारा अमेंडमेंट है जो कि 21 अप्रैल 2018, एक्ट 22 ऑफ 2018। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन सीआरपीसी इज
2019 में हुआ था, दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। हम लोग जानते हैं कि धारा 370 हटा, ठीक है, और उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से इनफोर्स है, और उसको एक्ट 34 ऑफ 2019 भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सीआरपीसी का ड्राफ्ट किसने किया था। तो सीआरपीसी जो ड्राफ्ट किया गया था थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले के द्वारा किया गया था। और अगर हम लोग बात करें कि जुडिशियल पोजीशन क्या है सीआरपीसी का, तो ये कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कंकरेंट लिस्ट मतलब आप समझ रहे हैं दैट द स्टेट एंड सेंटर बोथ हैज द पावर टू अमेंड या फिर अल्टर द कोड, ठीक है। तो यहाँ कंकरेंट लिस्ट मतलब कि स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है, अल्टर कर सकता है। और इसका जो जुडिशियल पोजीशन है वो है एंट्री सेकेंड 7th शेड्यूल में हमारा दिया गया है, एंट्री सेकेंड एंड 7th शेड्यूल में। अब हम लोग बात करते हैं जो कि हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें 2 शेड्यूल दिए गए हैं, ठीक है। वो शेड्यूल क्या कहता है, क्यों दिए जाते हैं, तो देखियो हमारा पहला शेड्यूल है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस से बात करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस को हम लोग ने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सेक्शन लिखे रहेंगे कि कौन सी धाराएं हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन लिखेंगे, यानी पुराना वाला आईपीसी का सेक्शन लिखा रहेगा, ऑफेंस लिखा रहता है, फिर पनिशमेंट लिखा रहेगा, यह मामला कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल होगा। ये एक प्रॉपर फ्लो चार्ट टाइप का बना रहता है शेड्यूल में, ठीक है। तो पहला शेड्यूल समझ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस से बात करता है, जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं, सेक्शन, ऑफेंसेस, पनिशमेंट, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, और विच कोर्ट के द्वारा ट्रायल होंगे या ट्राइबल होंगे। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल को हम लोग डेफिनेशन क्लॉज में कवर करेंगे, बेलेबल, नॉन बेलेबल को भी हम लोग डेफिनेशन क्लॉज में कवर करेंगे, और क्रासेस ऑफ क्रिमिनल कोड जो कि एक मेजर क्वेश्चन है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आप समझ गए फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है। सेकेंड शेड्यूल में फॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। अब जो है हमारा सीआरपीसी में यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में टोटल नंबर फॉर्म थे 56। टोटल नंबर फॉर्म थे कितने, 56। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फॉर्म कितने हैं, 58 हैं, यानी 2 फॉर्म का इजाफा हुआ है, 2 फॉर्म हमारे बढ़ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लॉ को समझते हैं, इसकी पोजीशन को, हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पोजीशन को समझते हैं। तो एज वी नो दैट को लॉ को हम लोग 2 भाग में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ हम लोग लेस डाउन द राइट्स एंड ड्यूटीज। सब्सटेंटिव लॉ क्या बताता है, राइट्स एंड ड्यूटीज को बतलाता है, राइट्स अधिकार को बताता है, कर्तव्य को बताता है। फॉर एग्जांपल आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट इसके एग्जाम्पल है। वहीं पे प्रोसीजरल लॉ लेस डाउन द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर बताता है कि उस जो राइट एंड ड्यूटीज है उसको किस प्रकार से हम परफॉर्म करेंगे, राइट एंड ड्यूटीज को हम किस प्रकार से इन्फोर्स करा सकते हैं, उसका प्रोसीजर हमको बताता है बीएनएस में और सीआरपीसी में। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये प्रोसीजरल लॉ है, सीपीसी जो है वो प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। ओल्ड हमारा सीआरपीसी ये प्रोसीजरल लॉ है हमारा। तो ये हमको क्या बताता है कि ये हमको एक प्रोसीजर बताता है कि हम अपना जो राइट्स एंड ड्यूटीज मिला हुआ है उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आईपीसी में हमारा एक पनिशमेंट ये प्रोविजन है थेफ्ट का, चोरी का, ठीक है, और उसके पनिशमेंट दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन उस पनिशमेंट को हम लोग कैसे उसका एफआईआर करेंगे, कैसे उसका ट्रायल होगा, कैसे उसको कन्विक्शन होगा, तो ये सब चीज का जो प्रोसीजर है वो हम लोग कहां से देखेंगे, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से देखेंगे। इसीलिए सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ 2 भाग में हम लोग लॉ को विभाजित किए हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू था रिगार्डिंग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक यानी चैप्टर फर्स्ट, ये बात करता है प्रीलिमिनरी के बारे में, जिसमें सेक्शन 1 से लेके 5 तक दिए गए हैं। आज हम लोग इसको कवर करते हैं। एक पार्ट में अगर पूरा हो जाता है तो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होता है, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से कवर करेंगे।
इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, इस सब का डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 हमेशा कोई भी बेयर एक्ट का मतलब जनरली जो बेयर एक्ट होते हैं और उसका जो सेक्शन 1 है वो हमेशा किसके बात करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिंसमेंट से बात करता है। इसका मतलब हुआ कि इस एक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, और ये कहां तक एप्लीकेबल है, साथ ही साथ में ये कब इन्फोर्स हुआ है, कब कमेंस हुआ है। तो शॉर्ट टाइटल, तो क्या कहा गया कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यहां पे पॉइंट करने का बात है मे बी का शब्द का प्रयोग इसलिए कहा गया कि इस जो एक्ट है इसको हम लोग सिर्फ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नहीं कहेंगे, इसको हम लोग 46 ऑफ 2023 एक्ट 46 ऑफ 2023 के नाम से भी हम लोग जानेंगे। मान लीजिए कहीं पे लिखा हो एक्ट 46 ऑफ 2023, तो उसका मतलब क्या हम लोग समझेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसीलिए दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अगर यहाँ शैल शब्द का प्रयोग रहता तो जो लिखा रहता सिर्फ हम लोग वही कहते, लेकिन अगर में लिखा हुआ है तो एक्ट 46 ऑफ 2023 भी के नाम से हमारा ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जाना जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये एक्सटेंट तो होल इंडिया में है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड और अदर ट्राइबल एरिया में जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 9, 11 और 12 है ये अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरिया में हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 9 है, 11 है, 12 है, ये अप्लाई नहीं होंगे। सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10, 11 अप्लाई नहीं किए जाते थे स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरिया में, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक एक सेक्शन बढ़ गया है, चैप्टर बढ़ गया है, इसीलिए हमारा चैप्टर 9, 11 और 12 अप्लाई नहीं होगा। कहां, स्टेट ऑफ नागालैंड और अदर ट्राइबल एरिया। अब ट्राइबल एरिया क्या होता है, तो वो पैराग्राफ 20 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, बताया गया है कि ट्राइबल एरिया क्या है, क्या होंगे। ये कहां दिया गया है, पैराग्राफ 20 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई जनरल नॉलेज के लिए, नागालैंड का जो हमारा कैपिटल है वो क्या है, कोहिमा है, ठीक है। तो अब जो ये प्रोविजन था, ये प्रोविजन को कोर्ट में चैलेंज किया गया था, ठीक है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चेक की गई थी। किस केस में चेक की गई थी, तो चेक की गई थी चुंग वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड और रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड। इस दो केसेस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चेक किया गया था कि क्यों चैप्टर अप्लाई नहीं होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि ये जो प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ठीक है। किस केस में, चुंग वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड और रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है। और हम लोग ने कमेंसमेंट देख लिया है 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से हमारा ये एक्ट जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये कमेंस हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने डेफिनेशन क्लॉज में। डेफिनेशन क्लॉज में हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन से बात करता है, जो कि 21A से लेके 21Z यानी टोटल 26 हमारे डेफिनेशन दिए गए हैं। अल्फाबेट्स जितने हैं उतने, क्योंकि A से लेके Z तक में हम लोग को दिए गए हैं 21A से लेके 21Z तक। तो चलिए हम लोग अपने डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। 21A जो कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को डिफाइन करता है। एकदम न्यू ये प्रोविजन ऐड किए गए हैं, न्यू डेफिनेशन ऐड किए गए। पहले 2A में हमारा बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया था, लेकिन अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 1A में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब होता है कि यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, किस पर्पस के लिए, ठीक है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब हुआ कि यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए,
या रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए, या सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस के लिए, या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या समझे कि यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड, ठीक है। तो ये सब जो होगा, और क्या है कि और भी कुछ ऐड किए जा सकते हैं इसमें, ठीक है, फॉर द पर्पस एज द स्टेट गवर्नमेंट जो हमको प्रोवाइड करेगा। ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन का मतलब समझे कि यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, किस पर्पस के लिए, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हो, या रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए, या सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस के लिए कर रहे हैं, या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये सब हमारा क्या होगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर आएगा। और क्या अगर कुछ भी ऐड किया जाए या फॉर द अदर पर्पस जो हमको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, ये सब मेरा 21A में वीडियो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बेल है, ठीक है। बेल हमारा सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन अब हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसमें बेल को हमारा दिया गया है, बेल को डिफाइन किया गया है। 2B में बेल है, 21B में। और बेल का मतलब क्या है ये बताता है, तो बोलता है बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति को छोड़ना, ठीक है, रिलीज करना। कहां से किस लिए छोड़ना, और क्योंकि वो एक्यूज्ड या सस्पेक्टेड था कि कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। किसी व्यक्ति को छोड़ना, क्यों छोड़ना, क्योंकि वो एक्यूज था या सस्पेक्टेड था कि उसने किसी क्राइम को, ऑफेंस को कमेंस किया है, ठीक है। कहां से छोड़ना, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, ठीक है। और कैसे छोड़ना, तो सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच पर्सन, बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड, ठीक है। अगर कोई हमसे भी जनरल, अगर बिना डिफाइन किए हुए अगर हमसे भी डेफिनेशन पूछता कि बेल का मतलब तुम क्या समझते हो, तो हम यही बोलते कि किसी व्यक्ति को रिलीज करना कोर्ट के द्वारा और बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना। सेम बात को उसने उतार दिया है, सेम बात को लिख दिया है, क्यों, कहां, कैसे, ठीक है। क्यों, कहां और कैसे। तो क्यों, तो रिलीज ऑन पर्सन क्यों करना है, क्योंकि वो कोई एक्यूज था, सस्पेक्टेड था कोई ऑफेंस कमेंस करने के लिए। कहां से रिलीज होगा वो, तो फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। और कैसे रिलीज होगा, तो सर्टेन कंडीशन उस पर इंपोज किए जाएंगे, या तो ऑफिसर के द्वारा या तो कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और एग्जीक्यूट करना होगा उसको बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो बॉन्ड और बेल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसको समझना आप जरूरी होगा। तो बॉन्ड को हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 2E में डिफाइन किए गए हैं, और बेल बॉन्ड 2D में डिफाइन किए गए, एकदम न्यूली डिफाइंड है। इससे पहले हम लोग 2C को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड और बेल बॉन्ड समझने के लिए 2C में हमारा बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दिया है। पहले 2C में चार्ज दिए गए थे और बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस 2A में थे, लेकिन अब 21 का C में हमारा बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को बताया गया है। तो बेलेबल ऑफेंस एज पर द एक्ट हमको ये बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है, विच इज मेड बेलेबल एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और नॉन बेलेबल मीन्स एनी अदर ऑफेंस जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अलावा जो भी हमारे एनी अदर ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेल बॉन्ड में, ठीक है। सेक्शन 2(1) का D जो हमारा बेल बॉन्ड के बारे में बात करता है, राइट। तो पहले 2D में हमारा क्या था, कंप्लेंट था, लेकिन अभी जो हमारा 2D में है वो क्या है, बेल बॉन्ड है। तो बेल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को रिलीज करना विथ सियोरिटी, ठीक है, विथ सियोरिटी। और बॉन्ड का मतलब जो कि 2E में डिफाइन किया गया है, इसका मतलब हुआ मींस पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग टू रिलीज विदाउट सियोरिटी। तो बेल बॉन्ड और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है कि बेल बॉन्ड में हमेशा सियोरिटी के एवज में उसको रिलीज किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी बेल ऑर्डर को पढ़े होंगे,
बेल ऑर्डर को पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा होता कि 10,000 की सिक्योरिटी जमा कीजिए, उसके बाद आप उसको रिलीज कीजिए। तो ये एक तरह का बेल बॉन्ड है। बेल बॉन्ड भराया जाता है कि किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी के साथ रिलीज किया जाए, कोई सिक्योरिटी, कोई जमा पूंजी। अब देखो यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सिक्योरिटी को डिफाइन कर देता तो और ज्यादा क्लियर हो जाता, लेकिन सिक्योरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम लोग इस तरह से समझते हैं कि बेल बॉन्ड का मतलब वो मींस अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ सिक्योरिटी, और बॉन्ड जो कि 2E में डिफाइन किया गया है इसका मतलब होता है पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग किसी व्यक्ति को रिलीज करना विदाउट सिक्योरिटी। यानी बेल बॉन्ड में सिक्योरिटी के एवज पे रिलीज की जाती है और बॉन्ड में विदाउट सिक्योरिटी उसको रिलीज की जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं चार्ज। चार्ज 2F में दिया गया है और जो हमारा चार्ज है वो एज इट इज जो सीआरपीसी में था वही सेम चीज है, इसमें कोई अल्टरेशन, कोई चेंजेस नहीं है, राइट। तो चार्ज एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड्स लिखा हुआ है। चार्ज का मतलब क्या हुआ? एनी हेड ऑफ चार्ज, यानी समूह हो, हेड ऑफ चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन, यानी मोर देन वन हेड्स होते हैं चार्ज के। तो इसमें कुछ है नहीं इसको समझने का। अब हम लोग आते हैं 2G जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में। पहले जो हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो था C और L में, जिसको हमने ट्रिक से बोला था कि कैरियर लॉन्चर से याद रखिएगा, C से कॉग्निजेबल और L से नॉन कॉग्निजेबल। बट अब एक ट्रिक है, गो जाओ, ठीक है। G से हो गया कॉग्निजेबल और O से हो गया नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। अब कॉग्निजेबल क्या है? कॉग्निजेबल को हम लोग संज्ञेय अपराध कहते हैं और नॉन कॉग्निजेबल को असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध मतलब सीरियस इन नेचर ऐसे अपराध, ठीक है, जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर और अथॉरिटी होता है कि वो विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है और इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, जो भी हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, और फॉर द लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स में जो भी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, उसके पास ये पावर एंड अथॉरिटी दिया जाता है, ठीक है। और पनिशमेंट जो जनरली हम ऐसा देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें पनिशमेंट जो होते हैं लगभग 3 साल से अधिक या लाइफ इंप्रिजमेंट और डेथ से रिलेटेड पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी का पनिशमेंट होता है, ठीक है। तो जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो सीरियस इन नेचर होते हैं, मीन्स एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज पावर to arrest without warrant in accordance with the first schedule or under any law for the time being in force, punishment more than 3 years, life imprisonment and death। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ गए। संज्ञेय अपराध इस प्रकार के अपराध होते हैं जो कि सीरियस इन नेचर होते हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर एंड अथॉरिटी होता है कि वो बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं गो। G से हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस और O से हो जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं? तो ये पीटी ऑफेंसेस होते हैं, लेस सीरियस इन नेचर होते हैं। इसमें पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी या पावर नहीं है कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सके, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जनरली ये देखा जाता है कि ये इसमें जो पनिशमेंट है ये 3 साल से कम होते हैं, ठीक है। तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल हम लोग समझ गए। अब आता है कंप्लेंट। ये सीआरपीसी के सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 के H में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है, बताया गया है, सेम एज इट इज वही है, हम लोग इसको समझते हैं। तो कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? एनी एलिगेशन, क्या किसी भी प्रकार का एलिगेशन जो कि किया जाता है या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से, ओरली और इन राइटिंग। अब किसको किया जाता है? तो मैजिस्ट्रेट को किया जाता है। बोला किसी भी प्रकार का एलिगेशन जो कि मौखिक रूप से या लिखित रूप से मैजिस्ट्रेट को किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? विथ अ व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता, यानी जो मजिस्ट्रेट है वो कोई एक्शन लेगा इस संहिता के अकॉर्डिंग,
ठीक है। अब किसके विरुद्ध में किया जा सकता है, तो दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, या तो आप उस व्यक्ति को जान रहा हो या किसी अनजान व्यक्ति पे, हम लोग बोलते हैं ना कि एफआईआर किसी अज्ञात व्यक्ति पे किया है, ठीक है। तो या तो कोई जान रहा हो, जिसको जानता हो उसके खिलाफ में किया गया, हाँ मेरे को ये मारा है, मेरे को वो मारा है, या कि उसको कोई मार के चला गया तो उसके अज्ञात नाम पे हुआ, ठीक है। तो कंप्लेंट क्या हुआ, एनी एलिगेशन मेड ओरली और राइटिंग, ठीक है, टू मैजिस्ट्रेट विथ अ व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, और उसने क्या किया है, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, उसने कोई अपराध घटित किया है, कमेंस किया है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पुलिस है, सॉरी कंप्लेंट है, डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, इसमें हमारा पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगा। तो आप होप कंप्लेंट का मतलब समझ गए कि किसी भी प्रकार का एलिगेशन जो किसी व्यक्ति ने ओरली या राइटिंग में मैजिस्ट्रेट को किया है, और क्यों किया है, विथ अ व्यू टू टेकिंग एन एक्शन अंडर दिस संहिता, और वेदर वो पर्सन नोन है या अननोन है, उसने कोई क्राइम ऑफेंस किया है, लेकिन ये चीज क्या होना चाहिए, डज नॉट इंक्लूड, जो हमारा पुलिस रिपोर्ट है वो डज नॉट, सॉरी जो हमारा कंप्लेंट है डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, डेफिनेशन में जब आप पढ़ोगे तो एक एक्सप्लेनेशन भी इसमें ऐड किया गया है। उस एक्सप्लेनेशन को जनरली हम लोग डीम्ड कंप्लेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डीम्ड कंप्लेंट। अब डीम्ड का मतलब क्या हुआ, टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, यानी कि हमारा कोई ओपिनियन है किसी चीज के लिए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो होगा ही। फॉर एग्जांपल मेरा ओपिनियन है कि वहां मर्डर ही हुआ होगा, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन वहां जाने के बाद मालूम चलता है अरे मर्डर तो हुआ, वहां हुआ ही नहीं। तो डीम्ड का मतलब वही हुआ कि टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, मतलब कि हमको ऐसा लग रहा था कि ऐसा हुआ होगा, बट नॉट हम लोग क्या कहें कि 100% श्योर कि ये चीज हुआ ही है। तो ये डीम्ड कंप्लेंट, डीम्ड इसीलिए इसको कहते हैं डीम्ड कंप्लेंट। अब क्या है, इसको समझते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है। अगर कोई ऑफेंस घटित हुआ है, इफ एनी ऑफेंस वाज कमिटेड, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन देगा पुलिस ऑफिसर को, जिसको हम लोग जानते हैं एफआईआर के रूप में कहा जाएगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति देखता है कि कुछ घटना घटित हुआ, उसको लगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसने इंफॉर्मेशन दिया पुलिस को, पुलिस एफआईआर लिखती है, और पुलिस एफआईआर के एवज में क्या करती है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने पे पुलिस वाले को मालूम चलता है अरे यार ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है ही नहीं, यहाँ तो कमेंस हुआ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। तब जो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को सबमिट करती है, ठीक है, और वो रिपोर्ट जो है वो कंसीडर किया जाएगा कंप्लेंट के रूप में, उसको पुलिस रिपोर्ट नहीं कहा जाएगा। और ऑन द मीन टाइम जो हमारा पुलिस ऑफिसर होगा उसको हम लोग कंप्लेनेंट के रूप में देखेंगे, ठीक है। जो समझ में आया स्टोरी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है जो कि कॉग्निजेबल इन नेचर है, संज्ञेय अपराध है, तो उसने इंफॉर्मेशन दिया पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन में उसको ये प्राप्त हुआ कि दैट दिस इज नॉट अ केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये यहाँ पे जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किए गए हैं, कॉग्निजेबल नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को देगा, और वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट नहीं कहलाएगी, वो कंप्लेंट कहलाएगी, और पुलिस ऑफिसर यहाँ पे कंप्लेनेंट कहलाएंगे। यही था हमारा डीम्ड कंप्लेंट, ये जो एक्सप्लेनेशन कंप्लेंट में दिए गए हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग 2I में। 2I जो है वो न्यूली एडेड डेफिनेशन है। देखो न्यूली एडेड जो भी डेफिनेशंस होंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मींस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ एनी। देखो हाँ एक चीज समझो कि हम लोग व्हाट्सएप पे है, किसी को टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट किए, उसके बाद क्या है कि उसको हम लोग कुछ वर्बल ऑडियो भी भेज देते हैं, उसको हम लोग वर्बल कुछ ऑडियो भी भेज दिए, ठीक है, और या कोई पिक्चर भेज दिए, इमेज भेज दिए, या फिर इंफॉर्मेशन वीडियो भेज दिए, ठीक है।
तो ये सब हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। तो वही सेम चीज को हम लोग को डेफिनेशन में डाल दिया है। क्या लिखा है कि द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटेन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन यानी पिक्चर से रिलेटेड, और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो हम लोग ये किसको भेजते हैं, वेदर वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, ठीक है, हम भेजे अपने दोस्त को भेजे, ठीक है, या वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस से अनदर डिवाइस में भेजा जाए, या पर्सन टू डिवाइस में भेजा जाए, या डिवाइस टू पर्सन में भेजा जाए बाय द मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और किसके द्वारा ये सब भेजा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या क्या होते हैं, तो टेलीफोन होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, ऑडियो प्लेयर होते हैं, कैमरा होते हैं। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज में बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें कुछ भी ऐड किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्पेसिफाइड किया जा सकता है किसके द्वारा, तो ऑफिशियल गैजेट में जब नोटिफिकेशन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और देखो हम लोग जब अपना फर्स्ट ये पढ़ रहे थे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो वहां पे हम तुमको बोले थे कि अंडरलाइन कर लेने, किसको अंडरलाइन कर लेने, कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो स्पेसिफाई करे और इसमें क्या क्या होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के यही सब चीज जो है हम बता सकते हैं, बाकी तो आप बेयर एक्ट को रीड कर ही लीजिएगा। ये सब मेजर चीज है जो कि हम लोग को समझना रहता है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को समझ गए कि किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, चाहे वो लिखित रूप से हो, वर्बल रूप से हो, पिक्टोरियल हो, या वीडियो ट्रांसफर किया गया हो किसी एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति को, किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को, किसी पर्सन से डिवाइस को, या डिवाइस से पर्सन को, बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग समझते हैं टेलीफोन होता है, मोबाइल फोन होता है, अदर वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, कंप्यूटर होता है, ऑडियो वीडियो प्लेयर होता है, कैमरा होता है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाएंगे। और कुछ भी ऐड किए जा सकते हैं, स्पेसिफाइड किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर एंड अथॉरिटी कि वो स्पेसिफाइड करे कि और क्या होंगे इसमें। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन 2(1) का जे, जो कि हमारा बात करता है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट क्या होते हैं, देखो हाईकोर्ट का इसमें ना 3 पॉइंट्स में बताया गया कि हाईकोर्ट क्या क्या होंगे। ठीक है, तो जनरली ये इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये प्रत्येक स्टेट का एक अपना हाईकोर्ट होगा। फॉर एग्जांपल पटना का एक अपना हाईकोर्ट है, बिहार का एक अपना हाईकोर्ट है, वो है पटना हाईकोर्ट। झारखंड का एक अपना हाईकोर्ट है, झारखंड हाईकोर्ट। ठीक है, तो ये वही बात करता है कि प्रत्येक स्टेट का एक अपना हाईकोर्ट होगा, लेकिन 25 हाईकोर्ट्स है। क्यों, क्योंकि इसका सेक्शन 2 जो सब क्लॉज 2 में इसमें हम लोग लिखा हुआ है कि देखो ऐसा यूनियन टेरिटरी का एक सेपरेट हाईकोर्ट ना होके कोई कॉमन हाईकोर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत ही वो आता है। तो ये क्या होगा कि ये चीज हम लोग को इसीलिए दिया गया है कि प्रत्येक स्टेट का एक हाईकोर्ट होगा, हाईकोर्ट फॉर द स्टेट। और टोटल नंबर ऑफ हाईकोर्ट जो है वो 25 हाईकोर्ट्स है करेंटली। ठीक है, और जो यूटीज हैं उसका एक सेपरेट ये कॉमन हाईकोर्ट होगा, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो है वो। तो हाईकोर्ट आप लोग समझ गए होंगे आई होप। अब आते हैं 2 के इंक्वायरी। देखो इंक्वायरी ऐसा कुछ नहीं है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। ठीक है, कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी मीन्स प्रत्येक इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, मतलब कि ट्रायल से ये सेपरेटेड है, प्रत्येक सबका एक अपना अपना स्टेज है। ठीक है, और इंक्वायरी जो है किसके द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, तो मैजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इंक्वायरी नेवर बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर या पुलिस। ठीक है, हमेशा याद रखना कि इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, पुलिस वाले के द्वारा नहीं किए जाएंगे, मतलब नहीं किए जाएंगे। और एक ऐसा प्रोवर्ब है कि व्हेन इंक्वायरी एंड्स ट्रायल बिगिंस, जहां पे इंक्वायरी खत्म होती है ट्रायल शुरू हो जाता है। जहां पे हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से लगने लगती है। ठीक है, इंक्वायरी समझ गए, इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट बट नेवर पुलिस ऑफिसर।
व्हेन इंक्वायरी एंड्स ट्रायल बिगिंस। ठीक है, तो यहां तक आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, 2L में हमारा इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। पहले 2H में इन्वेस्टिगेशन दिया गया था, लेकिन अब जो है हमारा 2L में इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स, यानी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। इन्वेस्टिगेशन में क्या आते हैं? ऑल प्रोसीडिंग जो भी इज अंडर दिस संहिता, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन के रूप में होंगे। ठीक है, और पर्पस क्या है हमारा इन्वेस्टिगेशन का? टू कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी एविडेंस को कलेक्ट करना, साक्ष्य को संग्रहित करना, कलेक्ट करना। ठीक है, अब हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसके द्वारा किए जाएंगे? तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किए जाएंगे या फिर एनी पर्सन के द्वारा किए जाएंगे अदर देन मैजिस्ट्रेट। लेकिन उसको अथॉरिटी किसके द्वारा मिलेगी? तो मैजिस्ट्रेट के बिहाफ में उसको अथॉरिटी मिलेगी। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब समझे, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन, जो कि अदर देन मजिस्ट्रेट होगा, यानी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, लेकिन हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। लेकिन वो जो व्यक्ति होगा वो ऑथराइज्ड होगा किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया। एक्सप्लेनेशन यही कहता है कि अगर सीआरपीसी और स्पेशल लॉ में कोई कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो जो प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट होगा वो प्रिवेल करेगा। फॉर एग्जांपल डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया या फिर पॉस्को हो गया, तो उसमें कुछ प्रोसीजर दिए गए हैं फॉलो अप करने के लिए, तो उसका प्रोसीजर फॉलो होगा, ना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रोसीजर फॉलो होगा। वही एक्सप्लेनेशन में दिए गए कि द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल, यानी शैल है यहां, मतलब कि मस्ट प्रिवेल, होगा ही होगा। ठीक है, स्पेशल एक्ट का अगर दोनों में कोई कंफ्लिक्ट आता है तो। अब आते हैं 2(1) का M, जो कि हमारा बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग से। ये 2I में था पहले, अभी 2M में है। देखो, जुडिशियल प्रोसीडिंग का सिर्फ एक वर्ड में याद रखना चाहिए और याद रहेगा कि एविडेंस इज मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। एविडेंस जो है, साक्ष्य है, वो लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये भी। इसमें क्या कहता है? इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। एविडेंस जो साक्ष्य है उसको हम लोग ओथ पे लीगली, यानी लीगली लेंगे। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या हुआ कि एविडेंस विच मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2(1) का N में लोकल जुरिडिक्शन। लोकल जुरिडिक्शन क्या होता है? ठीक है, देखो, लोकल जुरिडिक्शन समझने के लिए हम लोग किस संदर्भ में समझेंगे ये समझना जरूरी है, राइट? ठीक है, लोकल जुरिडिक्शन, ये डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है। लोकल जुरिडिक्शन हम लोग को किस रिलेशन में समझना है? कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के रिलेशन में समझना है। लोकल जुरिडिक्शन को किस रिलेशन में समझना है? इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट। उसका मतलब क्या होता है? अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। किस संदर्भ में समझना है? किस रिलेशन में? कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के रिलेशन में। ठीक है, लोकल जुरिडिक्शन मीन्स, इट मीन्स लोकल एरिया विद इन द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज हिज पावर। लोकल जुरिडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि लोकल एरिया जहां पर कोर्ट और मैजिस्ट्रेट अपना पावर को एक्सरसाइज कर सके, अपने पावर को परफॉर्म कर सके, वो क्या होगा? लोकल जुरिडिक्शन होगा। ठीक है, इट मींस लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज हिज पावर। और क्या कहता है? सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, और वो एरिया जो है या तो कोई स्टेट के पूर्णतः होल पार्ट होंगे या फिर कोई एनी पार्ट ऑफ द स्टेट होंगे। और ये कौन नोटिफाई करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट इसको स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, कि ये कहां पर अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या लोकल टेरिटरी होगा, क्या लोकल जुरिडिक्शन होगा। ये जो ये स्पेसिफाई करने का जो पावर है वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास।
ठीक है। तो लोकल जुरिडिक्शन हम लोग समझ गए इन रिलेशन टू कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, इसका मतलब वो लोकल एरिया जहां पे कोर्ट और मैजिस्ट्रेट अपना पावर को एक्सरसाइज कर रहे, चाहे वो फुल स्टेट में हो, ठीक है, होल स्टेट में हो या एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, और द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू स्पेसिफाई द लोकल एरियाज की लोकल जुरिडिक्शन क्या होंगे। अब देखो बार बार शब्द का आ रहा है नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगा, नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर, तो व्हाट इज नोटिफिकेशन, तो उसको डिफाइन किया गया है हमारा 21P में। 21P में हमारा नोटिफिकेशन को डिफाइन किया गया है। क्या कहता है, नोटिफिकेशन मीन नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। देखो सरकार का एक अपना ऑफिशियल गैजेट होता है जो हर महीने हर साल वो रिलीज करती है, उसमें जो चीज वो पब्लिश करेगी, ठीक है, नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट, वो नोटिफिकेशन कहलाएगी, नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है। अब आते हैं 21Q जो कि ऑफेंस के बारे में बात करता है, ऑफेंस का, ठीक है। 21Q जो है ऑफेंस से रिलेटेड। ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि एनी एक्ट और ओमिशन, एनी एक्ट और ओमिशन, या तो किसी का हम हत्या कर दिए, गोली मार के हत्या कर दिए, ये एक्ट है। और ओमिशन क्या होता है कि किसी काम को करने का उसका ड्यूटी होता है बट ही डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी, और उस ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने के कारण किसी को हानि, किसी को क्षति, किसी को होती है, तो वो ऑफेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक माली है, उसको पार्क के सभी जंगली पौधे को काटने का उसका ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है वो, और वो पार्क के जंगली पौधे को नहीं काटता है और पार्क में आए हुए बच्चे उस जंगली पौधे को खा के मर जाते हैं, तो ये एक तरह का ओमिशन है, अपराध है। तो ऑफेंस का मतलब क्या हुआ, मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। एनी लॉ को देखो अंडरलाइन कर लेना अपने बेयर एक्ट में, ठीक है, एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और इंक्लूड्स द सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। देखो कैटल ट्रेसपास 1871 वो अपने जो हम लोग पशु पालते हैं वो किसी और के यहाँ चले जाता है और उसके द्वारा जो कंप्लेंट होता है, ये सब के बारे में हम लोग को बताता है। तो हम लोग को मेजर ये समझना है कि कोई एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल बाय एनी लॉ हो फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, वो ऑफेंस कहलाएगा, ठीक है। एनी लॉ का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है, यानी पुराना आईपीसी में या अदर लॉ में कोई भी चीज पनिशेबल है, कोई भी एक्ट या ओमिशन पनिशेबल है, वो ऑफेंस कहलाएगा। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं 21 का आर। 21 का आर जो है वो ऑफिसर इंचार्ज के बारे में बात करता है। ऑफिसर इंचार्ज क्या होंगे, ठीक है। अब हम लोग ऑफिसर इंचार्ज को समझते हैं। बोलता है कि व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, यानी क्या कह रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस जो ऑफिसर है स्टेशन का, वो एब्सेंट है, उपस्थित है, अनुपस्थित है, ठीक है। किस कारण से अनुपस्थित है, एब्सेंट है, या तो उसको बुखार, इलनेस बीमारी हो गया है, या कोई अदर कारण वो अपना ड्यूटी को परफॉर्म ही नहीं कर सकता है। तो ऑफिसर इंचार्ज अगर पुलिस स्टेशन एब्सेंट है, या तो उसको कोई बुखार है, बीमारी है, या कोई अदर रीजन से, अदर कॉज से वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करने में असमर्थ है, उस सिचुएशन में नेक्स्ट इन द रैंक इन सच, ठीक है, उसके नेक्स्ट रैंक के ऑफिसर को या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि रैंक एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी एक्सेप्ट कांस्टेबल, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है ऑफिसर इंचार्ज के ड्यूटी। और द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स द पुलिस ऑफिसर सुपरजेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जिसको डायरेक्ट करे कि परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखना है कि कांस्टेबल कभी नहीं होगा एक्सेप्ट कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल के हमेशा रैंक के ऊपर का व्यक्ति होगा, चाहे एएसआई हो, ठीक है, एसआई हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल के रैंक के ऊपर का होना चाहिए। तो हम लोग ऑफिसर इंचार्ज को समझे कि अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एब्सेंट है, या उसको कोई बुखार है, बीमारी है, या अदर किसी कारण से वो अपने कार्य को करने में असमर्थ है, तो उसके नेक्स्ट रैंक का या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर है, वो ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है, ठीक है। 21 का एस में हम लोग को प्लेस बताया गया है। प्लेस इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, क्या क्या इंक्लूड्स करता है, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल, ठीक है, राइट। कि प्लेस क्या क्या होंगे, प्लेस इंक्लूड हाउस, बिल्डिंग,
टेंट, व्हीकल और वेसल, राइट। तो ये प्लेस आता है 2(1) का एस में। अब लास्ट आज के लिए हम लोग यही पे खत्म करेंगे, पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। 2(1) का टी में हम लोग को पुलिस रिपोर्ट, राइट, दिया गया हम। तो पुलिस रिपोर्ट का मतलब हुआ कि रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 193 का सब क्लॉज 3, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट पहले जो सीआरपीसी में था 173 के सब क्लॉज 2 में भेजा जाता था पुलिस ऑफिसर के द्वारा, लेकिन अब जो है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 193 के सब क्लॉज 3 में जो चीज भेजा जाएगा वो पुलिस रिपोर्ट कहलाएगा। पुलिस रिपोर्ट क्या है? द रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 193 सब क्लॉज 3 में जो भी रिपोर्ट भेजे जाते हैं वो पुलिस रिपोर्ट कहलाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।